अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 48 तक में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है। 49 से जो है फ्रेंड्स जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं, इसका पीडीएफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ेंगे कि किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। सबसे पहले जान लीजिएगा कि सीमांत वेग होता क्या है। जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में, यहां मैं लिख देता हूं, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव्य में, ठीक है, याद रखेंगे, श्यान द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, ठीक है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इसी नियत वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। देखिए सीमांत वेग जो है यह निर्भर करती है वस्तु की त्रिज्या पर, वस्तु के घनत्व पर, तरल के घनत्व पर और श्यानता गुणांक पर। ये निर्भर नहीं करती है तरल की ऊंचाई पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा होगा पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है? तो √2g/r⁻e। अभी ये r_e जो है फ्रेंड्स, ये क्या है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है। g क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर? पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुदैर्घ्य तरंगे निम्न में से किससे होकर के नहीं गुजर सकती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंग जो है फ्रेंड्स, ये जो ध्वनि होती है ना, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। क्लियर? अब आपको याद होगा कि ध्वनि का जो गमन होता है वो निर्वात में नहीं हो पाता है। ध्वनि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर निर्वात हो जाएगा, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? बताइएगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहां पर बनेगा? अब यहां पर ध्यान देंगे कि वक्रता केंद्र पर रखा गया है वस्तु, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो समान आकार का होगा, यानी कि बराबर आकार का होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न में पराश्रव्य पूछा गया। पराश्रव्य का अंग्रेजी में होता है अल्ट्रासोनिक वेव। एक होता है अवश्रव्य, यहाँ मैं लिखता हूँ अवश्रव्य, इसको क्या कहा जाता है? अवश्रव्य को कहा जाता है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। एक होता है श्रव्य, यानी कि उसको ऑडिबल वेव कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो फ्रेंड्स अवश्रव्य ध्वनि तरंग है, इंफ्रासोनिक वेव्स, 20 हर्ट्ज से नीचे, यहाँ मैं लिखता हूँ 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग कहा जाता है। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। उसके बाद है श्रव्य, यानी कि ऑडिबल वेव। ये क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या फिर कहिए 20 किलो हर्ट्ज, एक ही बात है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग है उसको श्रव्य तरंग कहा जाता है, यानी कि ऑडिबल वेव कहा जाता है। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। उसके बाद है पराश्रव्य तरंग, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। अब देखिए, ये 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की, यानी कि ऊपर की जो तरंगी वाली आवृत्ति वाली तरंग है उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंग, ठीक है। मनुष्य के कान इसे भी नहीं सुन सकती है। और देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो इस तरंग का जो इस्तेमाल होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका संकेत भेजने में, पराश्रव्य तरंग का संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में, ठीक है। ये दो आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा रहता तो एक ही बात है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया, तो सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करें सही सुमेलित नहीं है, तो विद्युत आकर्षण का नियम जो है योम नहीं होगा। विद्युत आकर्षण का नियम जो हो जाएगा ये कूलम्ब का है, ठीक है। किसका है? कूलम्ब का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देखिए, गति विषय का नियम न्यूटन ने दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन ने, और लॉगरिथम का नियम जो है जॉन नेपियर ने, तो ये सही दिया गया है। उसके बाद चलिए कि किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी लिखा गया, ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उससे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है संसंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल। ठीक है, और देखिए विभिन्न पदार्थ अगर पूछा जाए, मतलब अलग अलग पदार्थ के, तो देखिए अलग अलग दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स इसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है। डॉपलर इफेक्ट जो है यह लागू होता है किसके लिए, क्या आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सापेक्ष गति के लिए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव लागू होता है सापेक्ष गति के लिए। देखिए जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है या घटती हुई प्रतीत होती है, इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। डॉपलर इफेक्ट प्रकाश, जल तरंग और ध्वनि तरंग आदि में घटित होता है। देखिए जैसे रेलगाड़ी का ईंधन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही ईंधन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नया प्रेसिडेंट अखिल भारतीय टेनिस संघ का। तो देखिए अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। और वर्तमान में इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अनिल जैन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, तो ये आपका राज्य गुजरात है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है संसद ने विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न है कि अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का किसे नियुक्त किया। तो अनिल बैजल जी थे इससे पहले, अब बने हैं नए विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। विश्व का वह पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है। तो देखिए यह देश जो है, इस देश का नाम क्या है, स्कॉटलैंड है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कॉटलैंड। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो देखिए यह शुरू की गई है रेहड़ी पटरी वाले, जो पटरी वाले विक्रेता हैं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए। तो ये आपका हो जाएगा रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौता में शामिल नहीं है। RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत इस समझौते के वार्ताकार के रूप में शुरू में शामिल रहा था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत ने इसमें शामिल होने से पिछले वर्ष ही इनकार कर दिया था। और देखिए इसमें आसियान के जो सभी देश हैं वो हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हैं। तो देखिए इसमें से भारत नहीं है। एशियान के देश हैं 10 देश। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना वर्ष याद रखेंगे 1945। ठीक है, 1945 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके जो अगर बात करें IMF की, अभी अगर वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बताइए। तो ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। कौन है फ्रेंड्स, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और फ्रेंड्स इसका जो नया सदस्य देश बना है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका जो देखिए नया जो सदस्य देश बना है वो आपका अंडोरा हो जाएगा। ठीक है, अंडोरा हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडोरा। क्लियर। चलिए, और 100 अगर 89वां सदस्य देश पूछता तो कौन सा हो जाता, तो ये नेहरू हो जाता। देखिए यहाँ नेहरू दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, कब? तो 22 मई के दिन। कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष इसका थीम था सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड, संस्था का नाम याद रखें, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यहां मैं लिखता हूं कंसर्न, सी है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और एक और संस्था है, इसका नाम याद रखना है वेल्ट हंगर हिल्फ, वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये बिहार दरोगा में भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ। ठीक है, भारत का स्थान जो है 116 देशों में 101वां रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में भारत का स्थान जो था वो कितना था? तो 107 देशों में भारत का स्थान जो था 107 देशों में 94वां था, और इस बार 116 देशों में जो है भारत का स्थान 101वां है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स ये कैमूर में की गई है। कैमूर के बाद अगर दूसरा स्थान पूछा जाता तो जमुई हो जाता, तीसरा पूछा जाता तो नवादा हो जाता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए यहाँ पर कि कौन सा देश एससीओ का 9वां सदस्य देश बना है? एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो चाइना के राजधानी बीजिंग शहर में है। बीजिंग, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और उस समय उसका नाम संघाई 5 था। क्या था? संघाई 5 था इसका नाम। और देखिए अब इसका नाम क्या हो गया? तो एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने थे? तो 2007 में बने थे। वर्तमान में 9 सदस्य देश है, 9वां जो बना है ये ईरान बना है। ठीक है, याद रखेंगे बाकी सदस्य देश, चलिए उंगली पर काउंट कीजिएगा। 9 सदस्य देश, चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान, और अब नया जो बना है वो ईरान बना है। ठीक है, तो ये 9 हो गया। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है किसको? साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? 1945 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभी मैंने बताया था कि फ्रेंड्स इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन, सॉरी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं जो कि भारत की हैं, भारतीय मूल की हैं। उसके बाद देखिए भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यानी कि रेगुलेट्स कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये जो करता है ये कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस ऊतक को चालन ऊतक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये इसमें से कहा जाता है किसको? बताइए। चालन ऊतक कहा जाता है जाइलम ऊतक को। ठीक है, जाइलम ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। यह ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और इसे कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। ये जल का संवहन करता है। फ्लोएम जो होता है ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने, ये सही है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत विडल और टैंटम ने, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव जिसको कहा जाता है। एक कोशिकाओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, बताइए, यूनिसेलर। ठीक है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु है। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, एक कोशिकीय। उसके बाद देखिएगा कि शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये शरीर का भाग जो है इसका नाम है लीवर यानी कि यकृत। यह जो होता है फ्रेंड्स लीवर, यह यूरिया को जो है
अमोनिया को जो है यह यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका लीवर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका कोई भी कार्य नहीं है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, यह एक अवशेषीय अंग है। ठीक है, तो ये आपका कोई कार्य नहीं है। उसके बाद देखिए यदि माता का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप ओ हो और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो संतान के लिए जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ई और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। उसके बाद देखिएगा किस रोग की विकृति के लिए विडाल टेस्ट यानी कि विडाल जो परीक्षण होता है वो किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहते हैं टाइफाइड में। टाइफाइड जो होता है यह जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। उसके बाद देखिएगा कि पादपों के मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी कि इसको परासरण कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। तो इसका कारण क्या है? डायफ्राम का कारण है, तो मध्यपट के कारण। उसके बाद देखिए अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व जो है वो कौन सा है? तो देखिए यह जो रासायनिक तत्व है इसका नाम क्या है? तो ये याद रखना है, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सम न्यूट्रॉनिक कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर दिया गया और ये एटॉमिक मास दिया गया। इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 6 6 जाएगा, 14 में से 7 7 जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भिन्न हो गया तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 8 हो जाएगा 14 में से 6, फिर 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर अलग हो गया 6 7। यहाँ पर देखिएगा ये कितना हो जाएगा? 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 15 में से 7 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या 8 8 8। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्रायोलाइट जो है निम्न में से किसका अयस्क है? तो देखिए क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, ये सभी जो है एल्युमिनियम के अयस्क हैं। तो एल्युमिनियम राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ता है? तो ये पड़ जाता है किसके कारण? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो देखिए भारी जल का जो होता है ये 20 होता है, साधारण जल का 18 होता है। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो देखिए कॉपर सल्फेट का जो अन्य नाम है वो है नीलाथोथा। नीलाथोथा का फॉर्मूला आपको याद होगा, ब्लू विट्रियोल CuSO4 5H2O होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो इसमें से जो विस्फोटक नहीं है ये आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है। बाकी देखिए बाकी सभी विस्फोटक हैं। उसके बाद देखिए कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो ये आपका लैक्टिक एसिड के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित दिया गया है, वैसे सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया हो जाएगा, लेकिन इसमें से अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि वलित पर्वत में पाई जाती है, हिमालय। तो ये आपका फोल्डेड माउंटेन हो जाएगा, वलित पर्वत। उसके बाद देखिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो फ्रेंड्स यह जो जल संधि है इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे यह जो जल संधि है यह जल संधि बाब अल मंडेव जल संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाब अल मंडेव जल संधि जो है यह हिंद महासागर को यह जोड़ती है किससे? तो लाल सागर से। ठीक है, हारमुज जो है, हारमुज जल संधि, हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी याद रखेंगे। ठीक है, इसको जो है ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। डोडा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? तो फ्रेंड्स ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो रबर उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा केरल में होता है। कॉफ़ी का जो है कर्नाटक में होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसमें से कोयना,
भीमा और पंचगंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखें, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स का है। ये आइवर जेनिंग्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसी में जोड़ा गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 99 नंबर की राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। केंद्र सरकार का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यह महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग आपको पता है कि किस आर्टिकल में है? तो 61 में है। ठीक है, और संसद की किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। यह आपका हो जाएगा संसद के द्वारा। उसके बाद देख लीजिए 101 नंबर। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके मत। तो देखिए कुल वैध मतों का 1/6 अगर उसे प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है। तो 1/6 हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है 65 वर्ष है। और वहीं हाई कोर्ट पूछता उच्च न्यायालय तो 62 वर्ष हो जाता। ये आपका 65 वर्ष हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद जो है कौन सा है? अनुच्छेद 170 है। ठीक है, अनुच्छेद 170 है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। जबकि अनुच्छेद 164 जो है फ्रेंड्स ये इसके तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से 104 नंबर प्रश्न से लेकर के 128 तक में जो है मैथ के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पर आते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 129 है यहाँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 129 का रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो ये जो पहला परमाणु रिएक्टर था इसका नाम तारापुर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। भारत का यह पहला जो है यह आणविक केंद्र है तारापुर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। भारत का पहला यह आणविक केंद्र है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो वाटर लिली जो है ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो ये टका है। ठीक है, टका इसको कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु तो ये बाघ हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल की संसद को जाना जाता है किस नाम से? राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले याद रखेंगे कि आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो आईएलओ की स्थापना जो है ये आपका 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके अभी वर्तमान में आईएलओ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो गिलबर्ट होंगबो बने हैं। गिलबर्ट यहाँ GILBERT गिलबर्ट होंगबो HONGBO गिलबर्ट होंगबो बने हैं इसके नए अभी अध्यक्ष। इससे पहले गाय राइडर थे लेकिन अब बन गए हैं गिलबर्ट होंगबो। उसके बाद चलिए पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा के संगठन, इनमें से सभी हो जाएगा। EPA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? EPA का पूर्ण रूप होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की? तो 1970 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या आरंभ किया गया था? तो ये इको मार्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ये सबसे बड़ा जो है ये समुद्र हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। उसके बाद देखिए एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है?
समुद्री आहार श्रृंखला पूछा गया है, तो ये डाइटम हो जाएगा, उसके बाद क्रेस्टिसाई हो जाएगा और हेरिंग हो जाएगा। तो ये डाइटम, उसके बाद देखिए क्रेस्टिसाई और हेरिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनकी मुख्य उद्देश्य जो था प्रभुसत्ता स्थापित करना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू व्यवस्था संग्रह, भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो देखिए ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह दक्षिण भारत में प्रचलित था, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख थी। 1793 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत हो जाएगा इसका, यानी कि दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद 1857 की विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अवध से थी, अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद समाज का संस्थापक कौन है? तो 1887 में जो है इसकी स्थापना किसने किया था? शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हीनयान अवस्था, तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल्य चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो स्थित है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, चैत्यगृह कार्ले जो है, कार्ले, ये महाराष्ट्र में है, कार्ले। ठीक है, कार्ले यहाँ मैं लिख देता हूँ। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? पहले देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी राजधानी लाहौर थी। उसके बाद इल्तुतमिश जो था, लाहौर से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया था, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में हुआ था। किसके मध्य? तो महाराणा प्रताप और फ्रेंड्स अकबर के मध्य हुआ था 1576 में। इसमें क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप हार गए थे, तो 1576 हो गया था। उसके बाद देखिएगा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो यह मुगल बादशाह अकबर था। 1580 में जो है जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था, तो ये अकबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता और आख्यान का उल्लेख जो है यह आपका मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो है ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सभी जीके जीएस साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।